स्टूडेंट्स, अब जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एक्चुअली इस चैप्टर से नॉर्मली हमको नीट में 2 क्वेश्चन के लगभग, जेई मेन में हम कह सकते हैं 1 क्वेश्चन रहता है हर साल, लगभग तो रहेगा ही 1 क्वेश्चन, 2 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है जेई एडवांस में इसके अंदर से कई बार कॉम्प्रीहेंशन टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें 2-3 क्वेश्चन तो कॉम्प्रीहेंशन में तो कम से कम रहता है। तो इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस तीनों ही एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा है। हालांकि हम कह सकते हैं कि ये 2 ही और ये 1 और 2 क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि ये चैप्टर एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है। तो बात यह है कि ये सेम चैप्टर पढ़ने का 2 फ़ायदा है। एक तो ये हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं काफ़ी डिटेल में, ठीक है, डिटेल में पढ़ते हैं। सेम जब 12 का सिलेबस देखोगे, 12th का सिलेबस, तो उसमें ये फिजिक्स में भी हम पढ़ते हैं। फिजिक्स में पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, और मॉडर्न फिजिक्स में 2-3 चैप्टर होता है, जिसमें एक तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का 3 टॉपिक आ जाता है। नॉर्मली बोर थ्योरी, बोर का मॉडल, ठीक है, डी ब्रोगली का वेवलेंथ निकालने वाला, जिसको मैटर वेव थ्योरी बोलते हैं, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये 3 चैप्टर आ जाता है मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक है। तो उस हिसाब से, और मॉडर्न फिजिक्स का वेटेज रहता है फिजिक्स के अंदर 8% इसी पेपर में। तो तुम समझ लो इस चैप्टर को पढ़ने के दोनों फ़ायदे हैं कि तुम अगर केमिस्ट्री में पढ़ लेते हो तो तुमको फिजिक्स में पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ केमिस्ट्री में भी कवर होता है। तो बात यह है कि अपना वीडियो मॉडर्न फिजिक्स का भी अवेलेबल है, तो जो लोग ज़्यादा विलिंग रहे, जो ज़्यादा इंटरेस्टेड रहें, तो वो जैसे ही ये चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, सेम एक बार फिजिक्स में भी पढ़ लो। बट जब भी तुम रिवाइज करने जाओ और तुम्हारा मॉडर्न फिजिक्स कवर हो चुका है, जब भी रिवाइज करने जाओ तो दोनों को एक साथ रिवाइज करो। एटॉमिक स्ट्रक्चर और मॉडर्न फिजिक्स का जो पार्ट है उसको एक साथ रिवाइज करो, क्योंकि दोनों में डबल टाइम ख़राब करने का ज़रूरत रहेगा नहीं, राइट। तो इस हिसाब से तुम समझोगे कि इस चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। अगर कहीं पे भी अगर क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन टाइप आता है किसी चैप्टर से, तो वो चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और नीट में तो एक क्वेश्चन का फाइट है, तो अपने को आना ही चाहिए। तो ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो ये चैप्टर एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है। तो इस चैप्टर को मैंने जो है मेनली 8 टॉपिक में बांट दिया है, ताकि जब भी तुम रिवाइज करने जाओ, जब भी एक बार रिवाइज करने बैठो तो कम से कम एक टॉपिक को तो रिवाइज कर ही लो, ठीक है। और वो टॉपिक रिवीजन का तरीका ये नहीं होता कि हर बार हम जाएंगे और पहला टॉपिक रिवाइज करके वापस आ जाएंगे। तुम जब भी नोट्स बनाओ, थोड़ा सा बात बताने का था कि जब भी तुम नोट्स बनाते हो, ठीक है, तो ऐसे ही फर्स्ट पेज पे लिख दो टॉपिक का नाम, 1 2 3 4 5, और उसका इधर पे लिख दो पेज नंबर कि 1 से लेके 8 तक में ये टॉपिक है, 9 से लेके 12 तक में ये टॉपिक है, 13 से लेके 20 तक ये टॉपिक है। और जब भी नोट्स रिवाइज करते हो, अपने को पता है कि ऐसा नोट्स के अंदर से जो हम सारे सवाल लिखते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, जो क्वेश्चन होता है उसको स्किप कर देता है, उसको क्वेश्चन और उसका जो सॉल्यूशन करते हैं उसको लिखता ही नहीं कॉपी में। वो एक बहुत ही ख़राब तरीका है। इस पीडीएफ में जो भी दिया जाता है, सबसे पहले तो तुम वीडियो लेक्चर को सुनो, उस समय पे कुछ भी मत लिखो, जस्ट सुनो। केमिस्ट्री के अंदर हम बहुत सारा लिखाने का रहता है कहीं पे भी, इसीलिए ये सारा पीडीएफ तुमको प्रोवाइड कराया जाता है, ताकि नोट्स तुम घर पे जाके बना सको। क्लास में बस वीडियो को सुनो, और जब भी क्वेश्चन आता है तो वीडियो को रोक के पॉज करके खुद से सॉल्व करने का कोशिश करो। नहीं बनता है तो ही वीडियो में आगे बढ़ो। ये एक बेसिक तरीका है वीडियो को देखने का, और तुमको समझ में आएगा उसको समझने का। तो वीडियो को देखो, उसको सुनो, उसको समझने का कोशिश करो। क्वेश्चन आता है तो वीडियो को रोक के सॉल्व करो, नहीं बनता है आगे बढ़ो, ठीक है। लेकिन उस समय पे ये केवल रफ कॉपी में ये काम होना चाहिए। अपना जो फाइनल कॉपी है, नोटबुक है, उसको घर पे जाके बनाएंगे किसकी सहायता से, पीडीएफ की सहायता से, जो तुमको दिया जाता है। और नोट्स के फर्स्ट पेज पे मेन टॉपिक का नाम और उसका पेज नंबर, ताकि तुम जब भी रिवाइज करने जाओ, देखो मेन गेम है याद रखने का। जो याद रख पाएगा एग्ज़ाम के दिन उसका काम हो जाएगा। तो नोट्स को रट्टा लगाना है, एक लाइन रट्टा लगाना है, क्योंकि नोट्स में जो क्वेश्चन कराया जा रहा है वैसा ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा। अगर सेम नहीं आएगा तो मिलता जुलता आएगा, उसके बाहर तो नहीं आएगा।
तो नोट्स में आए सारे सवाल बार बार रिवाइज करो और उसको सॉल्व करने का कोशिश करो खुद से, ठीक है। चलो, तो अब हम देखेंगे कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर अपना चैप्टर है उसके 8 अंग हैं, 8 पार्ट हैं, 8 टॉपिक है जिसको हमने बांट दिया है। सबसे पहला जो सबसे लंबा है वो है हिस्ट्री। इसके अंदर सारे एटॉमिक मॉडल की डाल्टन आया क्या कह के चला गया, कैथोड रे का कैसे खोज हुआ, इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे हुआ, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, क्या होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता है पॉजिटिव रे, क्या होता है निगेटिव रे, ठीक है। इस तरीके से ये सब हम लोग देखेंगे। फिर देखेंगे कि किसने मतलब डाल्टन ने क्या थ्योरी दिया, फिर रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग था वो क्या था, ये इस टाइप की चीज़ें हम फर्स्ट टॉपिक के अंदर देखेंगे। फिर आता है बोर। नील्स बोर एक साइंटिस्ट थे, उनका जो एटॉमिक मॉडल था उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तीसरा आता है स्पेक्ट्रम, जो हाइड्रोजन लाइक एटम्स है उसका बोर के थ्योरी के आधार पे जो स्पेक्ट्रम कैसा दिखता है वो। चौथा है डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। पाँचवा है क्वांटम नंबर। फिर छठा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सातवां है वेव थ्योरी। ये मेनली हमको देखने को, अब देखो ये मेनली हमको देखने को मिलता है आईआईटी एडवांस के अंदर, ये टॉपिक काफ़ी पॉपुलर है, वेव थ्योरी ऑफ एटम। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो भैया हर साल क्वेश्चन आना ही है, फिजिक्स में आए या नहीं तो केमिस्ट्री में आए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से तो क्वेश्चन आएगा ही। और बोर मॉडल भी फिजिक्स के अंदर काफ़ी, तो फिजिक्स के अंदर ये अपना दूसरा, चौथा और जो 8वां टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट, और ये तीसरा भी। तो कुल मिला के ये पूरा जो मिक्सचर है। और केमिस्ट्री के अंदर पॉपुलर कौन सा हो जाएगा, क्वांटम, वेव थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये केमिस्ट्री के अंदर पूछ लेगा। तो क्या होता है ये 2 चैप्टर का आधा आधा बांट लेते हैं लोग, कि कुछ पार्ट फिजिक्स में पूछ लेते, कुछ पार्ट केमिस्ट्री में पूछ लेते हैं, लेकिन सारे पार्ट से क्वेश्चन आते हैं। और हिस्ट्री के बारे में भी कभी कभी तो पूछ ही लेता है। अब हिस्ट्री के बारे में तुमको पता होना चाहिए, पूछे या ना पूछे, बट जब भी तुम रिवाइज करने जाओ तो ऐसा ना हो कि बार बार तुम हिस्ट्री रिवाइज कर रहे हो और जो मेन टॉपिक है बोर मॉडल, स्पेक्ट्रम, डी ब्रोगली, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्वांटम नंबर, कन्फिग्रेशन, वेव थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको छोड़ दो, ऐसा ना हो। जब भी रिवाइज करने जाओ पूरा ही रिवाइज करो। तो अब हम लोग ये हिस्ट्री वाला टॉपिक देखेंगे, 1-2 लेक्चर तो इसी में निकलेगा हिस्ट्री को देखने में, ठीक है। तो सबसे पहले बात निकल के आता है कि इलेक्ट्रॉन का खोज, कैथोड रे या इलेक्ट्रॉन का खोज। तो देखो जूलियस प्लकर, इसने स्टार्ट किया था किसका स्टडी, तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन थ्रू गैस एट लो प्रेशर। यानी ये गैस होता है, इसके अंदर मान लो गैस भरा हुआ है, तो गैस लो प्रेशर पे ये ट्यूब एक होता है जिसको हम बोल देते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। तो इसके अंदर गैस भरा होता है जो कि लो प्रेशर पे होता है। तो जो प्लकर नाम के साइंटिस्ट थे उसने इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर किसको स्टडी करना शुरू किया कि इलेक्ट्रिसिटी गैस के थ्रू कैसा बहता है। तुम जानते हो घर में तुम्हारे तार होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहता है, लेकिन इसने गैस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन को स्टडी करना शुरू किया प्लकर ने। तो 10,000 वोल्ट का जो है वोल्टेज, हाई वोल्टेज हुआ, 10,000 वोल्ट ऑब्वियसली बहुत बड़ा वोल्ट है, घर में तुम्हारे 220 वोल्ट ऐसे करके आता है करंट। तो 10,000 वोल्ट पे जब इसको दोनों टर्मिनल को, ये जो ट्यूब था इसको एक 10,000 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, 10,000 वोल्ट से। तो देखा क्या कि जो इलेक्ट्रोड होता है, देखो कोई भी जो डिस्चार्ज ट्यूब होता है उसमें 2 ट्यूब होते हैं, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। तो ये वाला टर्मिनल एनोड है जो कि पॉजिटिव है और ये कैथोड है जो कि निगेटिव है। तो इन दोनों के अक्रॉस, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया उसने कितना लगाया, 10,000 वोल्ट से ज़्यादा का। और इसके अंदर क्या भरा था, गैस भरा था जिसका प्रेशर कितना था, 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेरिक, काफ़ी कम प्रेशर पे जब ये लगाया तो देखा कि कुछ इनविजिबल रे जो कि हमको दिख नहीं सकता वो निकलना शुरू हुआ। कहाँ से, निगेटिव इलेक्ट्रोड से, और किधर की तरफ जाने लगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो जब इसने गैस को लो प्रेशर पे रखा और कैथोड एंड एनोड के बीच में 10,000 वोल्ट से ज़्यादा का वोल्टेज लगाया तो देखा कि कुछ रे कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जाने लगा, ठीक है, कैथोड से निकल के इलेक्ट्रोड। अब चूंकि ये निगेटिव इलेक्ट्रोड से निकला था जिसको हम कैथोड बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम ही रख दिया कैथोड रे, ठीक है। जूलियस प्लकर
ने इसका नाम रख दिया कैथोड, कैथोड रे इसका नाम रख दिया। समझ गए? तो इसमें डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या किया था उसने, सबसे पहले एनोड और कैथोड के बीच में, यानी जो इसको दो इलेक्ट्रोड बोलते हैं, एनोड और कैथोड को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। तो एनोड अपना होता है प्लस और कैथोड होता है माइनस, इन्हीं दोनों का नाम हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज डाला वो 10,000 वोल्ट का डाला, और इस जो ट्यूब के अंदर में गैस लिया था उसका प्रेशर था 10⁻⁻⁴, और वोल्टेज जब 10,000 से ज़्यादा का लगाए तो देखा कि कुछ इनविजिबल रे, जिसको देख नहीं सकते हैं, वैसा रे किधर से किधर जाने लगा, कैथोड से निकल के एनोड की तरफ। तो अब इसका चेक किया कि चलो रे तो निकला, किरण जो निकला है उसका क्या गुण है, क्या प्रॉपर्टी है, वो देखेंगे। तो देखा गया कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, सीधी लाइन में ट्रेवल करता है, ये जिगजैग नहीं जाता है टेढ़ा मेढ़ा, सीधे लाइन में जाता है। कहाँ से कहाँ की तरफ, कैथोड से निकलता है और एनोड की तरफ जाता है। और इस जो रे का जो वेलोसिटी था, जो स्पीड था, वो 10⁻7 से लेकर 10⁻9 मीटर पर सेकेंड के बीच में था। ठीक है, अब क्या देखा, देखो अब इसने एक मेटलिक ऑब्जेक्ट को, एक मेटल से बने ऑब्जेक्ट को इस कैथोड रे के रास्ते में रख दिया। तो क्या हुआ, ए शैडो, छाया बना ऑफ मेटलिक ऑब्जेक्ट, जो कि प्लेस किया गया था किसके पाथ में, कैथोड के पाथ में, उसका शैडो बन गया किस पे, अपोजिट साइड पे। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, ऐसा एक ऑब्जेक्ट रख दिया इसमें, कैथोड रे आ रहा था, इसको इससे अब सामना पड़ गया सामने पे, तो इसका एक स्क्रीन पीछे में रखा, ZNS का स्क्रीन, तो वहाँ पे इसका छाया बन रहा था। समझ गए? तो कैथोड रे के द्वारा क्या बन रहा था, जो मेटेलिक ऑब्जेक्ट था, सॉलिड ऑब्जेक्ट, उसका शैडो बन रहा था अपोजिट साइड में, इधर से निकल रहा था तो इसका छाया बना। समझ गए? कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया, उसका मेटेलिक ऑब्जेक्ट, तो एक स्क्रीन होता है जिस पे देख लिया उसको, ZNS के स्क्रीन पे। तो देखा गया कि दे प्रोड्यूस, कौन, जो कैथोड रे है अपना, कैथोड रे, तो देखा गया कि दे प्रोड्यूस ए ग्रीन ग्लो, हरा कलर का चमक, व्हेन स्टिक द ग्लास वॉल मैटर, जब ये ग्लास वॉल मैटर को स्ट्राइक करता था, STRIKE, जब ये ग्लास वॉल के मैटर को स्ट्राइक करता था तो ग्रीन ग्लो प्रोड्यूस करता था। और ये जब भी जिंक सल्फाइड, जो ZNS होता है, उससे बने स्क्रीन को स्ट्राइक करता था तो लाइट एमिट करता था, प्रकाश देता था। कब? जब ये जिंक सल्फाइड को से बने स्क्रीन को हिट करता था। अब क्या बोला देखो, जब एक बहुत छोटा सा व्हील, बहुत पतला सा व्हील, चक्का जैसा ऐसा, ये कैथोड रे के पाथ में दे देता था, तो इसका जो पंखी होता था ना, उसको वो मोशन कराने लगता था, घुमाने लगता था कैथोड रे। कैथोड रे आया, इसको हिट किया, तो ये बहुत छोटा सा है तो ये घूमने लगा। कौन? चक्का, जो व्हील। तो मान लो कि एक बहुत ही लाइट, मतलब था हल्का, माइका का व्हील, माइका से बने हुए व्हील को जब इसको एक एक्सल पे माउंट करके, अब पंखा रहता है तो उसको कहीं ना कहीं तो माउंट करते हो पंखे को, हैं वैसे, तो ये कैथोड रे इसको घुमाने लगा, कैथोड रे। समझ गए? तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब है जो कैथोड रे के अंदर, जो कैथोड रे है अपना, उसके अंदर कुछ तो पार्टिकल ऐसे हैं जो इसको हीट कर रहा है। तो इसका मतलब था कि कैथोड रे जिस पार्टिकल से बना है उसके पास मास और वेलोसिटी है, जो कि ये अपना मोमेंटम ये इसको भी दे रहा है, व्हील को घुमा रहा है, ठक्कर मार मार के नचा दे रहा है। तो 2 पॉइंट क्या बोला, एक तो ये जब ग्लास वॉल मैटर को स्ट्राइक करता था तो ग्रीन ग्लो देता था, दूसरा ये लाइट एमिट करता था जब जिंक सल्फाइड के स्क्रीन को हीट करता था, तीसरा जब स्मॉल पिन व्हील, जब इसमें स्मॉल पिन व्हील को इसके रास्ते में रख देते थे, कैथोड रे के रास्ते में, तो उसका जो ब्लेड होता था, व्हील का जो ब्लेड, पंखी रहता था, उसको ये मोशन दे देता था कैथोड रे।
इस कारण से हम समझे कि कैथोड रे जो बना हुआ है वो मटेरियल पार्टिकल से बना हुआ है, और उस पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ तो मास है और वेलोसिटी है। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखो, जब अब ये रे अपने रास्ते से जा रहा था, ठीक है, रे अपना कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जा रहा था। हम साइड साइड में क्या किए, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए साइड में। तो देखा गया कि जब भी ये रे इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट के पास से गुजरता था, तो ये अब मान लो ये पॉजिटिव प्लेट है और ये निगेटिव प्लेट है, अब अलग से रखे हुए हैं, और ये रे अपना कैथोड रे जा रहा था। तो देखा गया कि ये जो प्लेट होता है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाता है, अट्रैक्ट होता है। यानी दीज कैथोड रे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। कैथोड रे किसके तरफ डिफ्लेक्ट कर जा रहा है, मुड़ जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ। इसका मतलब पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करता है, निगेटिव चार्ज को, क्योंकि निगेटिव वाले चार्ज को पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव वाले को निगेटिव अट्रैक्ट करेगा। तो कैथोड रे अगर पॉजिटिव की तरफ घूम रहा है, इसका मतलब कैथोड रे कैसा चार्ज रखेगा, माइनस चार्ज रखेगा। तो इसका मतलब ये जो पार्टिकल था जो जिससे कैथोड रे बना हुआ था, उसके ऊपर कैसा चार्ज था, निगेटिव चार्ज था। चूँकि निगेटिव चार्ज था तो इसका नाम थॉमसन नाम के जो साइंटिस्ट थे उसने रख दिया निगेट्रॉन। क्या नाम रख दिया, निगेट्रॉन। बाद में निगेट्रॉन का नाम चेंज करके इलेक्ट्रॉन कर दिया गया। एस्टोनी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका नाम क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन। समझ गए। तो अब तुम समझ चुके हो इलेक्ट्रॉन का खोज। ठीक है, अब तुम समझ चुके हो इलेक्ट्रॉन का खोज। तो देखो सिंपल सी बात है, जो कैथोड रे होगा, जिसको अब तुम इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज होता है। चार्ज कैसा होता है, माइनस होता है। कैसे पता चला, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ जा रहा था। ठीक है, ये समझ गए। अब चलो आगे। अब देखो, ये जो कैथोड रे हैं वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं कब, जब किसी दूसरे मैटर से टकराते हैं, कोलाइड करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, हीट एनर्जी। इसका मतलब क्या पता चलता है, जो कैथोड रे है उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, जो जैसे ही मैटर से टकराता है या स्टॉप कर लिया जाता है मैटर के द्वारा, तो ये काइनेटिक एनर्जी जो इसके पास था वो किस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, हीट एनर्जी में। और एक बात और देखे थे कि इसके पास मास होता है और वेलोसिटी, और तुमको पता है मास और वेलोसिटी है तो हाफ mv² करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। तो ये बात तो हमको पहले भी पता चल गया था। अब ये जो फोटोग्राफिक प्लेट होता है, ऐसा प्लेट जिस पर फोटोग्राफ बनता है, उसको भी अफेक्ट करता है, उस पर भी अपना असर दिखाता है। अब ये पॉइंट क्यों आ सकता है, अब एक MCQ बना सकता है कि कैथोड रे के बारे में 4 पॉइंट, इसमें से कौन सा गलत है, तो 3 सही होगा, 1 गलत होगा। तो तुमको ये याद रहेगा तो तुम मार के आ पाओगे। कैथोड रे जो होता है वो अगर सॉलिड मटेरियल का बहुत पतला सा फॉइल बनाया जाए, थीन फॉइल बनाया जाए, किसका, सॉलिड मटेरियल का, तो इसको छेद करके बाहर निकल जाता है, पेनिट्रेट करके बाहर निकल जाता है। देखो, कैथोड रे जो होता है वो गैस को आयोनाइज कर देता है। कैथोड रे क्या कर देता है, जिस गैस से वो पास होगा उसको आयोनाइज कर देगा। आयोनाइज करना मतलब गैस को तोड़ के आयन में बदल देना। जैसे मान लो NaCl है, ये तो सॉलिड है, ये टूट के अगर Na+ और Cl- बन गया तो ये क्या है, आयन है। इस पे प्लस चार्ज और माइनस चार्ज है, ये इसको आयन बोलते हैं। तो कैथोड रे क्या कर सकता है, जिस गैस से पास करता है उसको आयोनाइज कर सकता है। ठीक है। अब ये जो कैथोड रे निकलता है वो इस बात पे फर्क नहीं पड़ता है कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर तुमने कौन सा गैस लिया था और जो कैथोड था वो किस मटेरियल से बना हुआ था, इस पे डिपेंड नहीं करता है। नेचर ऑफ कैथोड रे इंडिपेंडेंट होता है इसके कैथोड से और
डिस्चार्ज ट्यूब से का नेचर से, ठीक है। तो अब हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ ई बाय एम, इसको चार्ज बाय मास का रेशियो बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए देखेंगे। तो जो हमारा जे थॉमसन नाम का साइंटिस्ट था, जिसने क्या नाम दिया था कैथोड रे को, निगेट्रॉन का नाम दिया था, बाद में स्टोनी ने उसका नाम इलेक्ट्रॉन रख दिया। तो जे थॉमसन ने ई बाय एम का मान निकाला था, चार्ज बाय मास का मान, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। ये स्टडी कर रहा था कैथोड रे का इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कैसा बिहेवियर होता है, यानी बाहर से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे कैथोड रे कैसा बिहेव करता है, उसका स्टडी कर रहा था कौन, थॉमसन। तो उस समय उसने किस चीज़ का मान निकाला, ई बाय एम का मान निकाला, जिसका मान होता है ई। अब चार्ज है तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम और मास का यूनिट होता है केजी, या ग्राम में भी कुछ लोग दिखाते हैं तो कूलाम पर ग्राम। इसमें उसने चार्ज बाय मास का जो मान निकाला था, उसका मान आया था 1.7588 × 10⁸। क्या तुमको याद रखना है? नहीं, तुमको याद नहीं रखना है। तो इसने क्या किया, एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। थॉमसन ने प्रूव करके दिखाया कि कोई भी गैस ले लो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, जो हमारा ट्यूब था जिसमें हम गैस लेते थे, कितना पे, लो प्रेशर पे, 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेरिक के प्रेशर पे। तो देखा कि तुम गैस कोई भी ले लो या ट्यूब कुछ भी ले लो, यहाँ पे ट्यूब नहीं मतलब इलेक्ट्रोड कुछ भी ले लो, कैथोड एनोड कुछ भी ले लो, ये जो निकलता है कैथोड रे और उसका जो ई बाय एम का मान है वो हमेशा ही सेम आता है, ऑलवेज सेम आता है। इसीलिए इसने बोला कि कोई भी एटम ले लो, सारे एटम ले लो, कॉपर ले लो, फेरस ले लो, जिंक ले लो, कुछ भी ले लो, अगर उसमें से कैथोड रे निकल रहा है तो उसका ई बाय एम का मान सेम है। यानी इलेक्ट्रॉन जो होगा कॉमन होगा, यूनिवर्सल होगा, कंस्टिट्यूएंट, जिससे सारे एटम बने हुए हैं, कॉमन होगा, इलेक्ट्रॉन सारे कॉमन होंगे किसी भी एटम के हों, ऐसा इसने किसने बोल दिया, थॉमसन ने। तो अब बात निकलता है कि ठीक है, बोल तो दिया, निकाले कैसे, यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज था वो निकाले कैसे। तो ये जो चार्ज का मान था इलेक्ट्रॉन पे, थॉमसन ने केवल ई बाय एम का मान बताया। क्या था ई? ई था इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमको केवल चाहिए था चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, यानी ई का मान क्या है। तो उसको निकाला मिल्लिकन नाम के साइंटिस्ट ने, कितने ईस्वी में, 1909 में। क्या ईस्वी याद रखना है? नहीं, हिस्ट्री का क्लास नहीं है ये। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वाज मेजर्ड बाय मिल्लिकन। ये बहुत ही फेमस एक एक्सपेरिमेंट है, मिल्लिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। क्या नाम है? मिल्लिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये काफ़ी फेमस एक एक्सपेरिमेंट है। तो ये जो फिगर तुम देख रहे हो, ये मिल्लिकन का सेटअप था कि कैसा एक्सपेरिमेंट करेगा, उसके लिए इसने ये एपरेटस बनाया था। इसमें उसने क्या किया, एक तो उसने स्प्रे गन लिया था जिसका नाम होता है एटोमाइजर, फुहारा छींटने वाला। दूसरा था एक टेलीस्कोप, ये इसलिए लिया था ताकि वो ऑयल का जो ड्रॉप है ना, बूंद ऑयल का जो इसने ड्रॉप लिया है, तेल का जो बूंद लिया है, जो फुहारा छींट रहा है, उसका स्पीड को देख सके। किसकी सहायता से? टेलीस्कोप की सहायता से। दो यहाँ पे इसने चार्जेबल प्लेट डाल दिया, यहाँ पे माइनस माइनस वाला प्लेट और ये है प्लस प्लस प्लेट, और चार्ज के बीच में थोड़ा सा होल छोड़ा था, ठीक है। उस होल के थ्रू ऑयल का ड्रॉप पास कर रहा है और यहाँ से यहाँ जो गिर रहा है वो देख रहा है, उसका क्या चीज़, स्पीड देख रहा है कि कितना तेज़ी में गिर रहा है, और बीच में है एक्सरे पास कर रहा है। तो क्या हुआ देखो, ऑयल का जो ड्रॉपलेट था, ये होल जो यहाँ पे बना हुआ था अपना होल, ये जो होल है प्लेट के बीच में, यहाँ पे प्लस प्लस प्लेट के बीच में जो होल था, उसके थ्रू ऑयल का ड्रॉपलेट गिर रहा था। ऊपर प्लेट के जो होल है उसके थ्रू नीचे आ रहा था। ये दो प्लेट के बीच का जो एयर है
उसमें किसका प्रवाह करा दिया गया था? एक्सरे का। एक्सरे क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन दे रहा था फ्रॉम एयर मॉलिक्यूल। जो एयर मॉलिक्यूल था उसमें से एक्सरे क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट, इजेक्ट मतलब निकालना। और कुछ ऑफ सम ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन आर कैप्चर्ड बाय ऑयल ड्रॉपलेट। कुछ जो इलेक्ट्रॉन थे, जो एयर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे, ये जो दो प्लेट के बीच में एयर, उसमें से एक्सरे ने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराया और वो चार्ज इलेक्ट्रॉन कौन खा गया था? ऑयल का ड्रॉप। तो इस कारण से, इलेक्ट्रॉन खाने के कारण से ऑयल के ड्रॉप पे आ गया था निगेटिव चार्ज। समझ गए तुम? ऑयल का ड्रॉप गिर रहा था होल के बीच से, उस होल में गिरते ही, इस भाग में आते ही यहाँ पे एक्सरे ने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन बना के रखा था। किससे निकाला था इलेक्ट्रॉन? एयर से। और एयर से जब इलेक्ट्रॉन निकाला तो वो इलेक्ट्रॉन चिपक गया ऑयल के ड्रॉप पे, तो ऑयल का ड्रॉप हो गया निगेटिवली चार्ज। अब क्या किया? ये जो मेटल का प्लेट था उसको चार्ज दे दिया तुमने। कितना चार्ज दिया? एक को प्लस बनाया, एक को माइनस। अब तुमको पता है दो प्लेट के बीच में अब क्या बन जाएगा? चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये अगर तुम नहीं पढ़े हो तो हम एक बहुत बड़ा चैप्टर है फिजिक्स के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें पढ़ेंगे कि जब भी चार्ज होता है तो उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये क्वेश्चन भी आता है, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जो फिजिक्स के अंदर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम का चैप्टर है 12th के सिलेबस में, उसमें ये मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के ऊपर क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लो तो और फायदा। जो इस दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बना, ठीक है, ये जो मेटल प्लेट है उस पर जब तुम चार्ज दोगे और जैसे जैसे प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाओगे तो देखोगे कि कुछ जो ये ड्रॉप है, ये पहले जो गिर रहा था, नेचुरली गिरना चाहिए था, अब ये ऊपर की तरफ जाने लगा। कब? जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ाते गए तो देखे जो चार्ज पहले ऑयल का ड्रॉप नीचे गिर रहा था वो ऊपर जाने लगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फोर्स लगा रहा था उल्टा डायरेक्शन में। ये अपना नीचे गिर रहा था, इसको ऊपर की तरफ धकेल दिया। किसने? इलेक्ट्रिक फील्ड ने। तो इसका जो स्पीड था उसको मेजर किया। अब देखो क्या किया उसने, इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा के इतना मान किया कि जितना स्पीड से ये नीचे गिर रहा था उसी स्पीड से ये ऊपर जाए, यानी स्पीड को कर दिया क्या चीज़? कांस्टेंट, यानी नेट फोर्स हो गया 0। यानी इसका जो मास mg नीचे लग रहा था उसको इलेक्ट्रिक फोर्स जो q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक फोर्स का मान होता है q इंटू ई बराबर होता है mg। अगर हो जाएगा तो ये नेट फोर्स हो जाएगा 0, यानी इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 0, यानी इसका स्पीड हो जाएगा कांस्टेंट। अब समझो, तो अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई का मान बता दे, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड, और ऑयल जो है उसका मास बता दे, और मास क्या होता है? डेंसिटी गुने वॉल्यूम, डेंसिटी गुने स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो अगर ऑयल का डेंसिटी बता दें, रेडियस बता दें, तो तुम इसका मास निकाल लोगे। तो इसका ऑयल के ऊपर इसका वेट मास जो है नीचे लग रहा होगा mg, तो m गुने g कर दोगे तो mg पता चल जाएगा। अब वही फोर्स किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाता है उसका मास होता है चार्ज गुने इलेक्ट्रिक फील्ड, q इंटू। तो इस दोनों को बराबर करके तुम यहाँ से चार्ज का मान निकाल लोगे इलेक्ट्रॉन के ऊपर, mg/e। तो ठीक है, mg/e, ये आ जाएगा m, तो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू, यहाँ से आ जाएगा m। तो देखो, तो हम ये समझ गए कि अगर हमको मास दे दिया हो, तो हम अगर डेंसिटी और रेडियस दे दिया हो तो हम रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू करके मास निकाल लेंगे। और मास पता चल गया, जी का मान होता है 10, 9.8। इलेक्ट्रिक फील्ड का ई का मान दे दिया, यहाँ से हम चार्ज नहीं बता देंगे इलेक्ट्रॉन पे। तो जो मिलिकन था उसने जो देखा, जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज जो था वो कितना था? 1.59 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम के बराबर। बाद में इसी को रिकॉग्नाइज किया गया, कैसे? इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, और जिसका वैल्यू आज हम मॉडर्न वैल्यू जो देते हैं
मिलिकन निकाला था अपने एक्सपेरिमेंट से 1.5 नहीं। आज के समय पे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का जो मान होता है वो होता है 1.602 गुने 10⁻⁻19 कूलाम। समझ गए? तो ये क्या निकाल दिया मिलिकन ने अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, इलेक्ट्रॉन का ये जो है चार्ज का जो है मान किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। समझ गए? चलो अब बात आता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो अपने पास दो चीज़ निकल गया था, एक तो E/m का मान दे दिया था थॉमसन ने, और E का मान दे दिया था किसने, ये दे दिया था अभी जो निकाला था उसने मिलिकन ने। तो हमको मास अगर इलेक्ट्रॉन का निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो E/m पलटी मार के E/e कट जाएगा, m आ जाएगा। तो ये जो मास था उसका मान जो निकाला गया तो वो आता है 9.1 गुने 10⁻⁻28 ग्राम। किलोग्राम में मोस्टली दिया रहता है तो कितना हो जाएगा 9.10 गुने 10⁻31 kg। ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का मास है। इसको जो नाम देते हैं वो रेस्ट मास बोलते हैं। किसका, इलेक्ट्रॉन का। रेस्ट मास का मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है, रेस्ट मास का ये मतलब होता है वो मास जब इलेक्ट्रॉन बहुत ही लो स्पीड से घूम रहा है। लेकिन जब मास इलेक्ट्रॉन का निकालना हो जो कि काफ़ी हाई स्पीड पे घूम रहा है तो वो फार्मूला हो जाता है रेस्ट मास बट √1 - v/c², जहाँ पे v जो होता है वो होता है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और c होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो याद रखना ये जो 9.1 गुने 10⁻31 है ये तब है जब इलेक्ट्रॉन का स्पीड जो है लाइट के स्पीड से कम हो, काफ़ी कम हो। लाइट का स्पीड कितना होता है 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ से ये बात निकल के आता है कि जब इलेक्ट्रॉन का स्पीड इससे कम हो, काफ़ी कम हो, तब जाके हम ये फार्मूला लेंगे 9.1 वाला। अदरवाइज़ अगर स्पीड बहुत ज़्यादा है तो ये जो रेस्ट मास है इलेक्ट्रॉन का उसको डिवाइड करना पड़ता है इस वाले फैक्टर से, जहाँ पे v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। अगर v बराबर c हो जाए तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट हो जाएगा। देखो v बराबर c हो जाएगा तो 1 - 1 यानी 0 आ जाएगा बट्टा में, और किसी भी चीज़ का रेस्ट मास अब बट्टा 0 तो वो हो जाता है इन्फिनिटी। तो ऐसा कभी हो गया तो अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी मास आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी के बराबर हो जाए तो इलेक्ट्रॉन का मास इमेजिनरी आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे, ये तो हो गया अपना इलेक्ट्रॉन का खोज। अब देखेंगे पॉजिटिव रे यानी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब इलेक्ट्रॉन का खोज हो गया तो वो कैथोड रे था, निगेटिव रे था। क्यों निगेटिव था, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ता था। अब ऐसा रे खोज करेंगे जो पॉजिटिव है, अब वो निगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ेगा, वो वाले का खोज करेंगे। तो जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था जिसने डिस्कवरी किसका खोज करने की तरफ ध्यान दिया, लीड किया पॉजिटिव पार्टिकल की तरफ, वो गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने किया था। उसने क्या किया, इस बार जो कैथोड है उसमें होल वाला कैथोड लिया, परफोरेटेड का मतलब होता है जिसमें छेद हो। देख रहे हो, इसके अंदर जो कैथोड है उसके अंदर क्या था, परफोरेटेड था। उसको उसने अपने जो कैथोड रे का ट्यूब था, जैसा किसने बनाया था, कैथोड रे का जो ट्यूब था प्लकर का, उसको मॉडिफाई किया। कैथोड को परफोरेटेड लिया, यहाँ पे लिखा हुआ है परफोरेटेड कैथोड, ये बीच बीच में होल है जिससे पास करेगा चीज़। इसके अंदर इसने H2 गैस भरा काफ़ी कम प्रेशर पे, जिंक सल्फेट का कोटिंग रखा था ताकि देख सके कि लाइट एमिट हो रहा है तो ये एल्यूमिनेट होगा, दिखेगा, लाइट जलेगा। तो उसने एनोड रे का प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, क्या करेगा, एनोड रे का प्रोडक्शन करेगा। देखा गया जब बहुत ही हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाता है दो इलेक्ट्रोड के बीच में तो केवल कैथोड नहीं रे प्रोड्यूस करता है बल्कि कुछ ऐसे टाइप के रे हैं जो एनोड से भी सेम टाइम पे निकल रहा था।
एनोड से भी रे निकल रहा था। इट वॉज ऑब्जर्व दैट व्हेन ए हाई पोटेंशियल डिफरेंस वॉज अप्लाइड बिटवीन द इलेक्ट्रोड नॉट ओनली कैथोड रे वेयर प्रोड्यूस्ड, यानी सिर्फ कैथोड रे प्रोड्यूस नहीं हुआ बट ऑल्सो ए न्यू टाइप ऑफ रे, एक नया तरह का किरण वेयर प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली, वो भी प्रोड्यूस हुआ एक ही साथ। कहाँ से? इस बार एनोड से, पिछली बार कैथोड से निकल रहा था, इस बार एनोड से निकलेगा। और किसकी? अब देख, जब हम कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट देख रहे थे तो कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जा रहा था। अब उसी टाइम पे देखा गया कि एनोड से भी कैथोड की तरफ एक दूसरा तरह का रे जा रहा है, और ये जो रे था वो कैथोड के बीच बीच में जो होल था, ये जो हमारा कैथोड था कैसा था? परफोरेटेड होल वाला, उसके बीच बीच से गुजर रहा था एनोड से निकल के। अब तुम्हारे डायग्राम में एनोड इस तरफ रखा है तो कैथोड में इधर घुसेगा, समझ गया बात? तो एनोड, अब चूंकि ये बीच के होल से जा रहा था, अब जैसे नहर होता है ना होल, ऐसा, इसका नाम दे दिया कैनाल रे। क्या नाम दे दिया? कैनाल रे। क्यों? क्योंकि ये जो कैथोड के अंदर कैनाल था, जो होल था, उससे पास कर रहा था। चूंकि ये एनोड से निकल रहा था इसीलिए इसका नाम एनोड रे रख दिया गया। क्यों? क्योंकि ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था? एनोड के अंदर से। समझ गए? अब देखो, अब बोला जा रहा है कि व्हेन द प्रॉपर्टी ऑफ दीज रे वेयर स्टडीड बाय थॉमसन, फिर से आ गए कौन? जे थॉमसन। गोल्डस्टीन ने तो अपना एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन कौन प्रॉपर्टी का स्टडी करेगा? थॉमसन। तो थॉमसन ने देखा कि इस रे के ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका नाम दे दिया पॉजिटिव रे। अब जैसा तुम कैथोड रे का देखे थे प्रॉपर्टी, वैसे ही इसका भी कैरेक्टरिस्टिक देखोगे। किसका? पॉजिटिव रे का या कैनाल रे का। ये भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता था, और अगर कोई ऑब्जेक्ट इसके बीच में रख दिया जाए तो उसका शैडो बनाता था। कैथोड रे की तरह ही ये रे भी अपने व्हील को अगर प्लेस कर दिया जाए रास्ते में तो उसको घुमा देता था, व्हील के ब्लेड को घुमा देता था, ठीक है, और हीटिंग इफेक्ट भी दिखाता था। इसका मतलब इस रे के पास में भी क्या था? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी है तो इसका मतलब मास है, यानी मास वाला पार्टिकल है इसके अंदर। देखा गया कि ये जो रे है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, क्या होता है ये? इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, एक एक चैप्टर है तुम्हारे 12th के फिजिक्स के अंदर। तो जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके में ये अट्रैक्ट होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लगाया जाता है तो ये जो पॉजिटिव रे है वो निगेटिवली प्लेट की तरफ घूम जाता है। इसका मतलब इस रे के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव है, तभी तो ये निगेटिव से अट्रैक्ट हो रहा है। ये रे ZnS, जिंक सल्फेट के स्क्रीन पे फ्लैश लाइट प्रोड्यूस करता है। अगर थिन मेटल फॉइल रख दिया जाए तो उसको पेनिट्रेट करके घुस जाएगा। ये भी आयोनाइजेशन करवा देता है। और जब E/m का मान निकाला तो वो इलेक्ट्रॉन के E/m के मुकाबले कम आया था। इसका मतलब इसका मास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा, क्योंकि नीचे वाला जो मास है वो क्या हो जाएगा? E/m से ज़्यादा। देखा गया कि इसका जो E/m होता है फॉर ए स्मॉल वैल्यू ऑफ E/m, तो ये हमको क्लियर हो गया। अगर E/m स्मॉल है इसका मतलब इसका मास क्या होगा? ज़्यादा, तभी ये डिवाइड होकर कम आ जा रहा है। यानी ये जो पॉजिटिव पार्टिकल है उसका मास हाई होगा। फिर से देखा गया कि तुम कौन सा गैस लेते हो। उसने गोल्डस्टीन ने हाइड्रोजन लिया था, बट तुम कौन सा गैस लेते हो उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर तुमने कौन सा गैस लिया। और जो पॉजिटिव पार्टिकल था आर डिफरेंट इन डिफरेंट गैसेस, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। E/m का जो वैल्यू था वो डिपेंडेंट था किस पे? कौन सा गैस लिया उसके ऊपर डिस्चार्ज ट्यूब में। यानी कि पॉजिटिव पार्टिकल जो था वो अलग अलग गैस लेने पे अलग अलग मिलता था। समझे? पॉजिटिव पार्टिकल के केस में डिस्चार्ज ट्यूब में जो लिया गया है उस पर गैस पे डिपेंड करता था। आगे जब इसका एक्यूरेट मेजरमेंट किया गया, किस बात का? चार्ज और मास का, इस पार्टिकल का, तो देखा गया जब हाइड्रोजन रखा गया था किसमें? डिस्चार्ज ट्यूब में, तो देखा गया जो
ये लाइटेस्ट होता है सबसे। हाइड्रोजन क्या होता है? सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है, सबसे गैस में सबसे लाइटेस्ट यही है। तो जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने 1906 ईस्वी में इसका एक्यूरेट मेजरमेंट किया चार्ज और मास का। तो देखा गया कि इसका जो E/m का वैल्यू है वो इतना है, कूलाम पर ग्राम। अब भैया जो E/m, जिसका m सबसे स्मॉल है, तो उसका E/m सबसे क्या होगा? ज़्यादा। दिस वॉज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E/m ऑब्जर्व फॉर एनी पॉजिटिव पार्टिकल। इट वॉज thus assumed that the positive particle given by hydrogen represent a fundamental particle of positive charge। क्या मतलब हुआ? इसने बोला कि अब देखो ये मैक्सिमम है E/m का मान, तो जो हाइड्रोजन से हमको मिला पॉजिटिव पार्टिकल, वो पॉजिटिव चार्ज का फंडामेंटल होगा। यानी तो ये क्या होगा? ये जो पार्टिकल था वो फंडामेंटल पार्टिकल, यानी स्मॉलेस्ट तुम कह सकते हो यूनिट। किसके लिए? जो पॉजिटिव पार्टिकल, क्योंकि वो गैस जो है हाइड्रोजन सबसे छोटा था। द पार्टिकल का नेम रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में रख दिया प्रोटॉन। एस्टोनी ने नाम रखा था इलेक्ट्रॉन, और रदरफोर्ड ने नाम दिया प्रोटॉन। किसका? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का। इसका जब चार्ज निकाला गया तो देखा गया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो माइनस चार्ज था 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, प्रोटॉन के ऊपर यही चार्ज प्लस में होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। यानी जो चार्ज था वो कैसा मिला हमको? इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। किसके? इलेक्ट्रॉन के। तो मैग्नीट्यूड तो सेम आया चार्ज का, लेकिन साइन अलग आया। तो चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है इतना कूलाम। इसको हम बोल सकते हैं एक यूनिट। किस चीज़ का? पॉजिटिव चार्ज का एक यूनिट कितना होगा? इतना। अब हम देखेंगे मास ऑफ प्रोटॉन कैसे निकाल सकते हैं। तुमको E का मान पता चल गया 1.602 × 10⁻⁻19, और E/m का मान बता दिया किसने? जे थॉमसन ने। तो ये हो गया 10⁴ रखते ही इतना आ गया मान, इतना ग्राम। kg करोगे तो 10⁻⁻27 हो जाएगा kg। इलेक्ट्रॉन के टाइम में 10⁻⁻31 था, याद रखना kg में। तो kg और ग्राम में गलती करोगे कई बार। और जब एटॉमिक मास यूनिट में रिप्रेजेंट करोगे तो 1 AMU का मान कितना होता था? मोल कंसेप्ट में हमने पढ़ा था 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। अगर 1 AMU से इस मास को ग्राम वाले को डिवाइड कर दोगे तो एटॉमिक मास यूनिट में मिल जाएगा तुमको, जो कि होता है 1.00757 AMU। इससे आगे हम ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का खोज देख लिए। अगले लेक्चर में हम देखेंगे न्यूट्रॉन का खोज। ठीक है, थैंक यू।